प्रीति ओ प्रीति, कहाँ मर गई इस लड़की को। मैंने कितनी बार कहा है कि सारे काम समय पर निपटा लिया कर, लेकिन नहीं, मजाल है जो उसके कान पर जू तक रेंग जाए। चाची अपना आप खती हुई किचन की ओर चली आ रही थी और मुझे पता था मेरी शामत आने वाली है। मैं तो पहले से ही जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी ताकि समय पर सब काम हो जाए। उन लोगों के आने में आधा घंटा बचा था और अभी तक मेरे कई काम बाकी, बिरयानी को दम देना बाकी बचा था। छोले की सब्जी तो बन चुकी थी, लेकिन पूरियां के लिए आटा गूंदना बाकी बचा था। इतनी देर में चाची किचन में दाखिल हो चुकी थी। प्रीति, कितना काम रह गया है। अरे बेवकूफ, लड़की इतना धीरे काम करेगी तो कैसे होगा। खा खा कर तेरा सारा शरीर आलसी हो गया है। चाची की बात सुनकर एक फीकी सी मुस्कान मेरे चेहरे पर आई थी। फिर मैंने मन ही मन खुद को संभालते हुए कहा, चाची बस थोड़ा सा काम बाकी है, मैं उन लोग के आने तक सब कुछ पूरा कर लूंगी। मैं जल्दी जल्दी आटा छानने लगी थी। इस बीच चाची हर चीज खोल खोल कर देख रही थी और हर एक चीज में कमियां निकाल रही थी। ये खीर में ड्राई फ्रूट्स इतने कम क्यों हैं? पनीर में इतना तेल क्यों है? मैंने तुझे कहा था ना कि सलाद पहले से मत काटना, फिर भी तूने काट कर रख लिया। मैं चाची की बातों को नजरअंदाज करते हुए अपने काम में लगी रही और फिर अंततः चाची बड़बड़ा हुए किचन से बाहर चली गई। मैंने भी राहत की सांस ली और फिर से अपने काम में जुट गई। आज चाची की बड़ी बहन, जो कई सालों से यूरोप में रह रही थी, उनसे मिलने आ रही थी और चाची खुशी से फूली नहीं समा रही थी, क्योंकि उनकी बहन पूरे 10 साल बाद घर लौट रही थी। चाची का तो बस नहीं चल रहा था कि अपनी बहन के स्वागत के लिए क्या कुछ ना कर डाले। सारा काम मेरे जिम्मे था, जबकि चाची की दोनों बेटियां अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकली थी। सारा काम निपटाने के बाद जब मैंने सिंक की ओर देखा तो मेरी सांसें थम गई। सिंक में गंदे बर्तनों का ढेर लगा हुआ था, मानो मुझ पर हंस रहा हो। खाना खाने के बाद और भी बर्तन इकट्ठा हो जाते, ये सोचकर मेरा दिल बैठ गया। मैंने गहरी सांस ली और बर्तन धोने लगी। मन भारी हो गया, आंखों से आंसू फिसलकर गालों पर लुढ़क आए। अगर मेरे माँ बाप जिंदा होते तो मुझे यह सब जुल्म सहने नहीं पड़ते। मैं चाचा चाची की दया के ऊपर निर्भर थी और यह सारा काम मैं मजबूर होकर कर रही थी। वह मुझे 2 वक्त की रोटी खिला रहे थे, क्योंकि वो मुझे 2 वक्त की रोटी खिलाते थे, तो यह मेरे ऊपर उनका बहुत बड़ा एहसान था। इसके बदले मैं उनके पूरे घर का काम करती थी, उनके ताने सुनती, कभी कभी मार भी खाती थी। उनकी बेटियों के ताने सहती और उनकी पुरानी उतरन पहनती थी। कभी कभी तो खाने को रोटी भी नसीब नहीं होती थी, तो चुपचाप पानी पीकर ही सो जाती। मेरा जीवन जैसे तैसे कट रहा था। बर्तन धोकर मैं अभी फिरी हुई थी कि चाची फिर से किचन में आ गई। कहने लगी, सुन प्रीति, सारा काम हो जाए तो अपने कमरे में चली जाना। तुझे मेरी बहन और उनके बच्चों के सामने आने की कोई जरूरत नहीं है। तुझे देखकर सब लोग बातें बनाते हैं। एक तो तेरी शक्ल ऐसी मासूम है, लगता है जैसे तुझ पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। सब लोग यही बातें बनाते हैं। बेचारी बिन माँ बाप की बच्ची है, उसके चेहरे से ही उदासी झलक रही है। जब तक वो लोग यहाँ पर है, बाहर मत निकलना। मैंने चुपचाप हाँ में सिर हिला दिया और अपने हाथ पहुंचते हुए किचन से बाहर चली गई। मुझे भी कोई शौक नहीं था मेहमानों के सामने जाने का, बल्कि मेरे लिए यह अच्छा ही था कि मैं अपने कमरे में जाकर कुछ पल सुकून से बिताऊं। कुछ देर में बाहर से मेहमानों की आवाजें आने लगी और मैं आंखें मूंद कर बिस्तर पर लेट गई। मुझे पता था कि कुछ घंटों तक अब कोई भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा और यह मेरे लिए बहुत सुकून भरा वक्त था। आंखें बंद की तो अचानक मेरी माँ और पापा का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ गया। आंखों से आंसू बहकर तकिए में समा गए। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। कितना प्यार करते थे मम्मी पापा। मुझे शादी के पूरे 5 साल बाद मेरा जन्म हुआ था और मैं अपने मम्मी पापा की आंखों का तारा थी। मेरे पापा का सपना था कि वो मुझे डॉक्टर बनाएंगे और मैं भी मन लगाकर पढ़ाई कर रही थी। लेकिन एक दिन पापा ऑफिस गए और फिर पापा के आने की बजाय उनके मौत की खबर आई थी। किसी अजनबी नंबर से फोन आया था कि पापा का एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि पापा की मौके पर ही मौत हो गई थी। मेरी माँ तो यह खबर सुनते ही पत्थर जैसी हो गई थी ना, कुछ बोली ना रोई, बस चुपचाप एक जगह बैठी रही। जब पापा की बॉडी घर लाकर रखी गई, तब भी माँ की आंख से एक
आंसू तक नहीं गिरा था, मेरा तो रो रो कर बुरा हाल था। मैं माँ को झंझोट कर पूछ रही थी, माँ पापा को क्या हुआ है? पापा क्यों नहीं उठ रहे? लेकिन माँ ने मेरे सिर पर हाथ रखकर भी आंसू नहीं बहाए थे। सब लोग माँ को रुलाने की कोशिश कर रहे थे, पर वह चुप थी, जैसे अपने गम को दिल में समा लिया हो। पापा का अंतिम संस्कार होते ही माँ ने भी अपने प्राण त्याग दिए थे। उन्होंने मेरे बारे में भी नहीं सोचा था। एक ही दिन में मैं अपने माँ बाप दोनों को खो चुकी थी। रो रो कर मेरी हालत खराब थी। तभी चाचा ने मेरे सिर पर हाथ रखा था। चाचा मुझे बहुत प्यार करते थे, लेकिन चाची की नजरों में मैं एक बोझ की तरह थी। सबने मिलकर चाची के सामने मेरी जिम्मेदारी रख दी। सब लोग कहने लगे, कविता, अब प्रीति की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ये अनाथ बच्ची है, इसका ख्याल रखो, भगवान तुम्हें इसका फल देगा। चाची ने दिखावे के लिए मुझे अपने साथ रख लिया, पर असलियत इससे कुछ उलट थी। मेरे हालात बदलने वाले थे। चाची की पहले से 2 बेटियां थीं और उन्हें मेरा बोझ भारी लगने लगा। शुरू में चाचा मेरा ख्याल रखते थे, खाने पीने का, पहनने ओढ़ने का, मेरी पढ़ाई लिखाई का। लेकिन धीरे धीरे चाची के बहकावे में आकर उन्होंने मेरा ख्याल रखना बंद कर दिया। अब तो चाची ने मेरा स्कूल भी छुड़वा दिया था। पापा ने मेरा एडमिशन एक अच्छी और महंगे स्कूल में करवाया था, लेकिन चाची ने मेरा एडमिशन सरकारी स्कूल में करवा दिया, ये कहते हुए कि अब तुम्हारे माँ बाप तो है नहीं और हम तुम्हारा इतना सारा बोझ नहीं उठा सकते। तुम्हें खाना खिलाना ही बहुत बड़ी बात है। उस दिन मैं बहुत रोई थी, लेकिन फिर भी मैंने खुद को संभाल लिया था। पापा के ऑफिस की तरफ से जो भी फंड मिला उसे चाचा ने अपने पास रख लिया, यह कहकर कि प्रीति की शादी के समय यह पैसे काम आएंगे। मैं उन लोगों से कहना चाहती थी कि इस पैसे का इस्तेमाल मेरी पढ़ाई में लगा दो, मेरी शादी की चिंता मत करो। लेकिन मैं कुछ ना कह सकी, क्योंकि जैसे ही मैं कुछ बोलने की कोशिश करती, चाची मुझ पर गुस्से से चीखने लगती। मैंने आंसू पीकर सब कुछ सहना शुरू कर दिया और धीरे धीरे मैं बड़ी हो गई और घर की सारी जिम्मेदारियां मुझ पर आ गईं। चाची की दोनों बेटियां मामूली नए नक्श की थीं, जबकि मेरा रंग गोरा था। आंखें बड़ी बड़ी और चमकदार थीं, बाल घने और काले थे। मैं तो साधारण चीजों का इस्तेमाल करती थी, फिर भी मुझ पर निखार था। जबकि चाची की दोनों बेटियां ब्रांडेड शैम्पू इस्तेमाल करती, ब्रांडेड क्रीम और तेल इस्तेमाल करती, लेकिन फिर भी उनके मामूली शक्ल सूरत में कोई बदलाव नहीं आता था। और यही वजह थी कि चाची मुझे हर आने जाने वाले के सामने से हटा देती थी, क्योंकि चाची को डर था कि कहीं मेरी वजह से उनकी बेटियों के रिश्ते ना टूट जाएं। और आज भी चाची की बहन और उनका बेटा घर आ रहे थे, इसलिए चाची ने मुझे कमरे में बंद कर दिया था। चाची की बहन एक बहुत अमीर औरत थी और उनका बेटा यूरोप में अपना बिजनेस चला रहा था। चाची को इस बात का डर था कि कहीं उनका भांजा मुझ पर फिदा न हो जाए, और अगर ऐसा हो जाता तो मैं जमीन से उठकर आसमान पर पहुंच जाती। और चाची ऐसा कभी होने देना नहीं चाहती थी। वो यह बात कैसे बर्दाश्त कर लेती कि जिस लड़की से वो इतनी नफरत करती है, जिससे वह इतना चिढ़ी है, वह उनकी बहन के घर में बहू बनकर चली जाए और एक ऐश भरी जिंदगी गुजारे। इसलिए उन्होंने मुझे अपनी बहन और उनके परिवार के सामने जाने से मना कर दिया था। इन्हीं ख्यालों में खोई मैं गहरी नींद में चली गई थी, और जब मेरी आंख खुली तो शाम के 7 बज चुके थे। जब मैं कमरे में आई तब 2 बजे थे, यानी मैं पूरे 5 घंटे सो चुकी थी। हड़बड़ाहट में मैं जल्दी से उठी और बिना सोचे समझे किचन की ओर दौड़ पड़ी, क्योंकि रात के खाने की तैयारी भी करनी थी। भागते भागते अचानक मैं किसी ठोस चीज से जा टकराई। एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी पत्थर से टकरा गई हूं। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था, और जब होश आया तो देखा सामने बेहद खूबसूरत नौजवान खड़ा मुझे दिलचस्पी से देख रहा था। हंसते हुए बोला, अरे भाई संभल कर, यह कहाँ ट्रेन की तरह भागी जा रही हो। मैं जल्दी से बचकर निकलने लगी, लेकिन वह फिर से मेरे सामने आ गया। अरे रुको तो सही, तुम्हारा नाम क्या है, मैंने धीरे से कहा। प्रीति और मैं फिर से आगे बढ़ने लगी, लेकिन वह फिर से मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। प्रीति, बहुत प्यारा नाम है, तुम भी काफी प्यारी हो। मैं दोपहर से यहाँ पर हूँ, लेकिन तुम्हें मैंने देखा नहीं। तुम कौन हो? मैंने धीरे से कहा। ये मेरे चाचा का घर है। ओ, अच्छा अब समझा।
कहकर वह मुस्कुराया और मैं जल्दी जल्दी किचन में चली गई। मुझे उसकी घूरती हुई नजरों का एहसास अब भी हो रहा था और दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। उसकी आंख में कुछ था जो मुझे परेशान कर रहा था। इतने में चाची भी किचन में आ गई थी और मेरा डर और भी बढ़ गया था। चाची, मुझे नहीं पता था ये लोग अब भी यहाँ पर हैं, वरना मैं कमरे से नहीं निकलती, मैंने घबराते हुए कहा। चाची कहने लगी, अरे अरे ठीक है, वैसे भी मैं तुझे आवाज देने ही वाली थी, ये लोग 2-3 दिन और रुकेंगे यहाँ पर, और तू इतने दिन तक कमरे में बंद होकर नहीं रह सकती। अगर तू कमरे में बंद रहेगी तो सारा काम कौन संभालेगा? अच्छा चल, अब जल्दी हाथ चला। रात के खाने की तैयारी कर मैंने चैन की सांस ली और तेजी से काम में लग गई। पर अगले 3 दिन मेरे बहुत मुश्किल भरे थे, क्योंकि चाची का भांजा, जिसका नाम अरमान था, हर वक्त मुझे अपनी नजरों के घेरे में रखता था। मैं पूरी कोशिश करती कि उससे दूर रहूं, लेकिन वह हर जगह पहुंच जाता। मैं किचन में होती तो वो बहाने से किचन में आ जाता। मैं छत पर होती तो वो बहाने से छत पर आ जाता। एक दिन मैं छत पर थी और वो भी मेरे पीछे पीछे चला आया। जैसे ही मैंने उसे देखा तो मैं तुरंत नीचे उतर कर जाने लगी, लेकिन उसने आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरे पूरे शरीर में गुस्से की लहर दौड़ गई। मैंने कहा, हाथ छोड़ो मेरा, लेकिन वह मुस्कुराते हुए मेरे और भी करीब आ गया। कहने लगा, क्यों छोड़ूं? और अगर ना छोड़ूं तो क्या करोगी? चिल्लाओगी? ठीक है, चिल्लाओ, अच्छा है, सबको पता चल जाए कि हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मैंने उसकी तरफ हैरान नजरों से देखा था। मैंने कहा, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? कहने लगा, बकवास नहीं कर रहा, सच में तुमने मुझे खुद का दीवाना बना लिया है। यार, सोते जागते हर समय तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमने लगता है। इतनी ही देर में मुझे सीढ़ियों से किसी के ऊपर चढ़ने की आवाज आई थी। मैं हड़बड़ाहट में पीछे मुड़ी तो सीधा अरमान की बाहों में गिरी थी, और उसी वक्त अरमान की माँ ऊपर छत पर आ चुकी थी। और उन्होंने जो देखा वह यह था कि मैं अरमान की बाहों में थी और वह मुझे संभाले हुए था। अरमान की माँ यह सब देखकर हक्का बक्का रह गई थी। मैं जल्दी से खुद को संभालकर अरमान से दूर हो गई, लेकिन मैं बुरी तरह घबरा चुकी थी। मैंने कहा, आंटी, आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं तो बस, मेरी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि अरमान की माँ ने मुझे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। कहने लगी, तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अमीर और खूबसूरत लड़की देखकर अपनी अदाएं दिखाना शुरू कर देती हो। और अरमान, तुम क्या कर रहे हो? यहाँ पर चलो नीचे। अरमान एक शब्द भी नहीं कहा था। मैंने सोचा था कि वह मेरे बचाव में कुछ तो कहेगा, लेकिन उसने चुपचाप सिर झुका लिया था और नीचे चला गया। मेरे दिल में जो अरमान के लिए हल्का सा कुछ महसूस हुआ था, वह वहीं दम तोड़ गया। जो लड़का अपनी माँ के सामने मेरी सफाई में एक शब्द भी ना कह सके, वह मेरे दिल में अब कोई जगह नहीं रखता था। ऐसा लड़का आगे चलकर जिंदगी में मुझे क्या, समाज में इज्जत और सम्मान दिला पाता? और जब यह बात चाची को पता चली तो दोनों बहनें मेरे कमरे में आ गई थीं। चाची ने गुस्से में आकर मुझे बालों से पकड़ लिया था। कहने लगी, तेरी हिम्मत कैसे हुई अरमान पर डोरे डालने की? अरमान के सपने अपनी आंखों से नोच कर फेंक दे और शादी की तैयारियां शुरू कर दे। मैं तेरी शादी कर रही हूं, तेरे लिए लड़का भी देख लिया है। यह कहकर चाची ने मुझे जोर का झटका दिया था। कहने लगी, अपनी माँ के नक्शे कदम पर चल रही है। तेरी माँ ने भी मेरे देवर को फंसाकर उससे शादी की थी, और अब तू भी मेरे भांजे को अपनी अदाओं के जाल में फंसा रही है। लेकिन मैं ऐसा हरगिज भी नहीं होने दूंगी। और कमरे से चली गई थी। मैं वहीं बैठकर रोने लगी थी। मेरे पापा और मेरी माँ की लव मैरिज हुई थी और चाची हर बार मुझे इस बात का ताना देती थी। चाची मेरी शादी कर रही थी। पता नहीं कौन होगा, कैसा होगा। मेरी शादी की खबर शायद अरमान तक भी पहुंच गई थी और वह तुरंत मेरे कमरे में आया था। अरमान के मेरे कमरे में आते ही गुस्से और दर्द की लहर मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई थी। वह कहने लगा, प्रीति, यह क्या कर रही हो? अपनी चाची को मना कर दो प्लीज, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। मुझसे गलती हो गई, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए था। माँ को सब कुछ बताना चाहिए था कि तुम्हारी गलती नहीं थी। लेकिन मैं क्या करूं? मैं माँ के सामने कुछ कह ही नहीं पाता। मैंने अरमान की तरफ एक नजर डाली, जिसमें दर्द, निराशा और टूटे हुए सपनों की झलक थी। मैंने गुस्से से कहा, तुम्हारी इस माफी का अब कोई मतलब नहीं है।
तुमने मेरी इज्जत के लिए एक शब्द भी नहीं बोला। तुम मुझसे मोहब्बत के दावे करते थे, लेकिन जब वक्त आया तो तुमने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। तुमने मुझे पूरी दुनिया के सामने बदनाम होने दिया। आज मैं जिन तकलीफों से गुजर रही हूं, उसका जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। अरमान ने मेरे हाथ थाम ली और गिड़गिड़ा हुए कहा, प्रीति प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ, शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं पूरे मन से तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं अपनी माँ से बात करूंगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अब मेरी सहन शक्ति टूट चुकी थी। मैंने अपना हाथ झटका और कड़क आवाज में कहा, निकलो मेरे कमरे से अरमान। मैं अब और कोई तमाशा नहीं चाहती। तुमने जिस तरह मुझे अपमानित किया है, उसके बाद मुझ में तुम्हारे लिए कोई एहसास बाकी नहीं बचे हैं। अरमान कुछ और भी कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गुस्से में आकर मैंने उसकी तरफ से मुंह फेर लिया था और वो चुपचाप धीरे धीरे कमरे से निकलता चला गया था। और मैं वहीं बेड पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी थी। मुझे नहीं पता था कि मेरी किस्मत मुझे कहाँ लेकर जाएगी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी यूं पल भर में बदल जाएगी। अगले दिन चाचा और चाची अरमान और अरमान की माँ मेरे कमरे में आए। मैं चुपचाप चाचा का चेहरा देख रही थी। चाचा ने मुझे अपने पास बुलाकर कहा, प्रीति, तुम्हारी चाची का कहना है कि तुम आर्यन को अपने जाल में फंसने की कोशिश कर रही हो। क्या यह सच है? अगर ऐसा है तो मैं इस रिश्ते के बारे में सोच सकता हूँ, लेकिन अगर नहीं तो मैं तुमसे कोई भी जबरदस्ती का रिश्ता जोड़ने को मजबूर नहीं करूंगा। वैसे प्रीति बेटा, रिश्ते में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अरमान भी मेरा देखा भाला बच्चा है और तुम भी मेरी सगी भतीजी हो। अगर यह रिश्ता जुड़ जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन अगर तुम्हारा मन नहीं है तो मैं कोई भी दबाव नहीं डालूंगा। अरमान की मां ने चाचा की बातों पर गुस्से होते हुए कहा, ये लड़की मेरे बेटे से प्यार कैसे कर सकती है? यह सब नाटक है। अरमान, सच बताओ, तुम इस लड़की से प्यार करते हो या नहीं? अरमान की मां की नजरों में गुस्सा देखकर अरमान ने कहा, नहीं मां, मैं प्रीति प्यार नहीं करता, बल्कि प्रीति मुझसे प्यार करती है। मैंने भी सोचा कि लड़की अच्छी है, इसलिए शादी में कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आपको प्रीति पसंद नहीं तो मैं भी इस रिश्ते के खिलाफ हूं। अरमान की यह बात सुनकर मेरा दिल टूट गया था। वही अरमान जिसने मुझसे प्यार का दावा किया था, अब अपने शब्दों से मुकर रहा था। उसने मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया और अब अपनी मां की मर्जी के सामने झुक गया था। मैंने बहुत हिम्मत जुटाकर चाचा के सामने कहा, चाचा, मैं अरमान से प्यार नहीं करती और ना ही उससे शादी करना चाहती हूँ। आप जहां भी चाहे मेरी शादी करें, मैं उसे स्वीकार कर लूंगी। मेरे इस फैसले पर अरमान के चेहरे का रंग उड़ गया था, जबकि चाची और उसकी अरमान की मां के चेहरे पर सुकून उतर आया था। चाचा ने मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा, ठीक है प्रीति, एक लड़का तुम्हें देखने आ रहा है। उसका नाम राहुल है। अगर भगवान ने चाहा तो 2-3 दिन में तुम्हारी शादी कर दूंगा। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? आंसुओं को पोंछता हुए मैंने जवाब दिया, नहीं चाचा, मुझे कोई एतराज नहीं है। यह कहकर मैं अपने कमरे में चली आई थी। मुझे पता था कि अरमान एक आखिरी बार मुझसे मिलने जरूर आएगा। वो मुझसे मिन्नतें करेगा, मुझसे शादी के लिए रुकने की बात करेगा। लेकिन मैं जानती थी वह एक कमजोर इंसान है जो अपने फैसले खुद कर ही नहीं सकता। वह सिर्फ अपनी माँ के आगे गुलाम है। और जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। एक दिन अरमान मेरे पास आया। मैंने उसे देखते ही अपना मुंह फेर लिया था। कहने लगा, प्रीति, ये क्या कर रही हो? प्लीज अपने चाचा को मना कर दो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं उस वक्त माँ के गुस्से से डर गया था। माँ को गुस्सा आता है तो वह सब कुछ तहस नहस कर देती है। मैं माँ को मनाने की कोशिश करूंगा। प्लीज तुम इस रिश्ते से इनकार कर दो। लेकिन अब मेरे दिल में उसके लिए कुछ भी नहीं बचा था। मैंने ठंडी आवाज में कहा, अरमान, तुम्हारी माफी और तुम्हारी मोहब्बत दोनों ही मेरे किसी काम की नहीं है। अरमान, अब बहुत देर हो चुकी है। अरमान चुपचाप खड़ा रहा और मैं कमरे से बाहर निकल गई। मुझे पता था वह कहीं नहीं जाएगा, और कोई अगर आ जाता तो फिर एक तमाशा खड़ा हो जाता। तीसरे दिन वह लड़का आया था जिसका नाम राहुल था, और उसे देखकर मैं दंग रह गई। वह मुझसे उम्र में लगभग 15 साल बड़ा था। मेरा तो दिल ही टूट गया था। मैंने अपनी नजरें झुका ली। राहुल चाचा से कहने लगा, मैं आपकी भतीजी से अकेले में मिलना चाहता हूँ।
चाचा ने खुशी खुशी इजाजत दे दी थी। मैं राहुल के साथ गार्डन में चली आई थी। वह मेरे साथ कदम से कदम मिलाते हुए चल रहा था। कभी कभी मेरी तरफ एक नजर उठाकर देख लेता, लेकिन मेरी नजरें अब भी झुकी हुई थी। अंदर ही अंदर मेरा दिल रो रहा था, लेकिन मैं जानती थी जो कुछ हो रहा था वह मेरी उम्मीद के अनुसार ही हो रहा था। मुझे पहले से ही इसी बात का एहसास था कि चाची मेरी शादी किसी ऐसे ही आदमी से करेंगी जो उम्र में मुझसे बहुत बड़ा हो, पहले से शादीशुदा हो या फिर बहुत गरीब हो। राहुल मुझसे उम्र में बड़ा तो था, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी बहुत ही जादू भरी थी। कदकाठी, मजबूत और एकदम कसरत थी। उसकी आंखों पर लगे नाजुक चश्मे ने उसकी पर्सनैलिटी को और भी खूबसूरत बना दिया था। राहुल ने बिना किसी लाग लपेट के कहा, प्रीति, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छिपाऊंगा। मैं मानता हूं कि उम्र का फर्क हमारे बीच है। मैंने यह बात तुम्हारे चाचा से भी कही थी, लेकिन उनका कहना था कि तुम्हें इससे कोई परेशानी नहीं होगी। क्या तुम्हें इस उम्र के अंतर से कोई दिक्कत है? मैंने उसकी तरफ एक नजर डाली और धीरे से सरनामे हिला दिया। मुझे पता था ये मेरे चाचा का फैसला था, और अगर मैं इससे इनकार करती तो इससे भी बड़ी तकलीफ की जिंदगी का सामना मुझे करना पड़ सकता था। फिर राहुल ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, प्रीति, मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि मैं शादीशुदा हूं, लेकिन मेरी पत्नी 6 महीने पहले गुजर गई है। मेरी 1-2 साल की बेटी है। उसे एक माँ की जरूरत है। क्या तुम उसे अपनी बेटी जैसा प्यार दे सकोगी? यह सब सुनकर मुझे गहरा धक्का लगा था। राहुल की यह बात मेरी उम्मीद से परे थी। उसने कहा, मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूं और मैं चाहता हूं कि वह माँ का प्यार पाए। तुम्हारे हक की इज्जत और मोहब्बत तुम्हें मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन राहुल के अलावा मेरे पास दूसरा कोई विकल्प भी नहीं था। अरमान का चेहरा अचानक मेरे ख्यालों में आया था, लेकिन उसने तो मेरी उम्मीदों को कुचल कर रख दिया था। अगर वह मुझसे सच में मोहब्बत करता अपनी माँ के सामने डटकर खड़ा हो जाता तो मुझे भी हिम्मत मिलती। हम दोनों मिलकर दुनिया से लड़ते और अपनी मोहब्बत को हासिल कर लेते। लेकिन अरमान की मोहब्बत एक तेज तूफान की तरह निकली जो किसी भी पल थम सकती थी। मैंने अपने आंसुओं को पहुंचते हुए राहुल की हर बात के लिए हामी भर दी। चटपट हमारी शादी हो गई और मैं दुल्हन बनकर राहुल के कमरे में बैठी थी। राहुल का एक छोटा सा 2 कमरों का मकान था जो काफी खूबसूरती से सजा हुआ था, जिसे उसकी पत्नी ने बहुत ही करीने से सजा रखा था। मैं उसके सलीके की कायल हो गई थी। थोड़ी देर बाद राहुल कमरे में आया। उसकी गोद में उसकी प्यारी सी बेटी एनी थी। एनी को देखकर मेरा दिल भर आया। बहुत ही मासूम और खूबसूरत थी। मैंने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। वह थोड़ी ही देर में सो गई थी। राहुल उसे उसके कमरे में आया, के पास लेटा दिया और मेरे पास आकर बैठ गया। थोड़ी देर में उसने मुझे मुंह दिखाई का तोहफा दिया। राहुल ने आगे कहा, प्रीति, मेरी बात का गलत मतलब मत निकालना। मैं अपनी पत्नी रीमा से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन उसकी मौत ने मुझे तोड़कर रख दिया है। मैं अब तक उसकी यादों से उबर नहीं पाया हूं। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी बच्ची की खातिर ये शादी की है। क्या तुम इस रिश्ते को स्वीकार करने के लिए मुझे थोड़ा सा वक्त दोगी, ताकि मैं रीमा की यादों से निकल सकूं? मैंने उसकी बात को समझते हुए सर हाँ में हिला दिया था। उस रात मैंने अपना ठिकाना सोफा बना लिया था और राहुल बेड पर सो गए, और फिर यही हमारी रूटीन बन गई। धीरे धीरे मैंने पूरा घर संभाल लिया और एनी की देखभाल अपनी सगी बेटी की तरह करने लगी। कुछ दिन बाद मैं चाची के घर भी गई थी, जहां मुझे पता चला अरमान अब किसी और लड़की के इश्क में गिरफ्तार हो चुका है और उससे शादी की जिद कर रहा है। इस बार चाची और उसकी माँ भी राजी थे, क्योंकि लड़की बहुत अमीर थी। यह सब सुनकर मेरे चेहरे पर एक फीसी मुस्कान आई थी। मैंने सही समय पर सही फैसला लिया था। अब राहुल का ध्यान और प्यार मेरे दिल में जगह बनाने लगा था। वह मेरा बहुत ख्याल रखता था और मैं भी उसकी हर बात का ध्यान रखती। धीरे धीरे राहुल को मेरी आदत होने लगी थी, और बात में भी कोई शक नहीं था कि मैं भी राहुल से अब मोहब्बत करने लगी थी। एक रात राहुल ने मुझे अपने पास बुलाकर कहा, प्रीति, बेड पर ही सो जाओ, मुझे नींद नहीं आ रही। उसकी इस बात पर मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। उसके इशारे कुछ और ही थे। मैं घबराते हुए उसके पास बैठ गई। राहुल ने धीरे से मुझे अपनी बाहों में समेट लिया। कहने लगा, प्रीति,
आज मेरा मन बहुत परेशान था, नींद भी नहीं आ रही। राहुल ने मुझे अपनी बाहों में लेते हुए कहा, प्रीति, बहुत दिनों से तुमसे मैं कहना चाहता था कि हम पति पत्नी का रिश्ता शुरू कर सकते हैं, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मैं अपने दिल को टटोल रहा, लेकिन अब उसमें तुम ही राज करने लगी हो। मेरी बच्चीनी को सगी माँ की मोहब्बत देकर तुमने अपने लिए मेरे दिल में एक ऊंचा स्थान बना लिया है। आज मैं तुम्हारी अच्छाई और तुम्हारी मोहब्बत का दीवाना हो गया हूँ। मैं तुम्हारे साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता हूँ। यह कहते हुए राहुल का हाथ मेरे बदन पर धीरे धीरे सरलने लगा था। मैं तो खुद राहुल की मोहब्बत के लिए बेचैन होने लगी थी। बहुत ही सुकून से मैंने आंखें बंद की और राहुल के सीने से सिर टिका दिया था। ये रात हमारी जिंदगी की नई शुरुआत की रात थी। राहुल ने मुझे एक ही रात में इतनी मोहब्बत दी कि मैं उसकी दीवानी हो गई थी। हमारा घर खुशियों से महकने लगा था। हमारे परिवार में अब किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। राहुल मेरा और नी का बहुत ख्याल रखते थे और मैं भी उनके बिना अधूरी थी। और फिर 1 साल बाद भगवान ने हमें एक प्यारा सा बेटा दिया और अब हमारी फैमिली पूरी हो चुकी थी। राहुल भले ही उम्र में मुझसे बड़े थे, लेकिन उनकी मोहब्बत मेरे लिए सच्ची थी। वह हर वक्त, हर जगह मेरे साथ खड़े रहते थे। कोई मुझसे अगर ऊंची आवाज में भी बात करता तो राहुल उसे ऐसा जवाब देते कि सामने वाला चुप हो जाता। राहुल मेरी बहुत इज्जत करते थे, मेरी हर बात का ख्याल रखते। आज मुझे इस बात पर कोई अफसोस नहीं कि राहुल मुझसे उम्र में बड़े हैं, बल्कि मुझे इस बात की खुशी है कि राहुल मेरी भावनाओं को समझते हैं और मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हैं। आज मैं बहुत सुकून में हूँ। राहुल की मोहब्बत पाकर मैं पूरी हो गई थी। दिल में सुकून था कि मैंने सही समय पर सही फैसला लिया था। अगर उस दिन मैं एक गलत फैसला ले लेती तो आज राहुल जैसा इंसान मेरी किस्मत में न होता। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी? जरूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना। रोज एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के